गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है समानता का अधिकार। हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं और आज जिस मौलिक अधिकार को अपन समझने जा रहे हैं वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। लेकिन सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। देखिए, हमारी जो कल की क्लास थी, पिछली कक्षा थी, उसमें हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ वाद, कुछ फैसले, कुछ उसके वर्डिक्ट आए थे, उसमें को समझने का प्रयास कर रहे थे। देखो, कल हमने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 इसके बारे में अध्ययन किया था। महत्वपूर्ण केस है। संविधान को पढ़ते समय, हमारी राज्य व्यवस्था को पढ़ते समय इनका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उल्लेख आता रहता है। तो आपको समझना अति आवश्यक है कि गोलकनाथ फैसले में क्या हुआ था, केशवानंद भारती में क्या फैसला है, मिनर्वा मिल क्या फैसला है, वामन राव क्या फैसला है, इंदिरा साहनी क्या फैसला है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हमें हमारी राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए बेहद अति आवश्यक, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये इससे जुड़े हुए हैं। तो देखो, कल हमने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, जिसमें यह अध्ययन किया था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि हमारे क्योंकि जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत हमारे संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए थे, तो इसको चुनौती दी गई थी, इसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन अगर पारित होता है तो वो अनुच्छेद 13(2) के अधीन विधि नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमने समझा था ना कि अनुच्छेद 13(2) के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो अगर हमने ये समझा था कि अगर संसद के द्वारा कोई भी विधि पारित होती है तो 13(2) के तहत ये जांचने की कोशिश करेगा सुप्रीम कोर्ट कि ये जो विधि बनाई है वो क्या संविधान के अंतर्गत भाग 3 में मौलिक अधिकारों से असंगत तो नहीं है। अगर असंगत है तो उसको अवैध घोषित करेगी। पर इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संसद कोई संविधान संशोधन अधिनियम पारित करती है तो वो अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं मानी जाएगी, 13(2) के तहत विधि नहीं मानी जाएगी। और अगर विधि नहीं मानी जाती तो स्वाभाविक है उसको अमान्य घोषित नहीं कर सकते। इसलिए प्रथम संविधान संशोधन वैध है, वैलिड हो गया। ठीक है, अर्थात भूमि सुधार से संबंधित जो भी या जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो भी कानून थे वो वैध घोषित कर दिए गए थे। और यही फैसला सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में दिया था। अब देखिए क्या होता है। इन सब फैसलों के लिए जब ये आए तो सरकार अपना काम करती जा रही थी और जो भी हमारे देश में भूमि सुधार से संबंधित जो भी थे, लेकिन एक मामला बड़ा पेचीदा फंसा, वो था गोलकनाथ वाला। अब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो 1967 में फैसला आया, 1967 और ध्यान रखना ये जो फैसला था वो उस समय तत्कालीन समय में 11 न्यायाधीशों की पीठ थी। 11 न्यायाधीशों ने अपने इस पीठ में, मतलब इस पूरे समूह में शामिल रहकर ये फैसला दिया था। और ये फैसला 6:5 के बहुमत से दिया था, मतलब 6:5 के बहुमत से ये फैसला दिया था। अब उसमें क्या था, इसमें किसका उल्लेख किया गया था? उसने उल्लेख किया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह शक्ति नहीं है कि वे मौलिक अधिकारों को छीन सके या न्यून कर सके। अब आप समझिए, बहुत ही खतरनाक, एकदम उल्टा, एकदम विपरीत फैसला दिया है कि 368 जिससे संविधान संशोधन होता है कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो हमारे मौलिक अधिकार को छीन सके या न्यून कर सके या उसको समाप्त कर सके। ठीक है, तथा अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं, चाहे वो विधानमंडल द्वारा साधारण विधायी शक्ति से पारित हो या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से। अतः संसद मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। बहुत ही खतरनाक, एकदम अटपटा और नया फैसला दिया जो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले से बिल्कुल उल्टा था, बिल्कुल विपरीत था। क्या बताया कि 368 के तहत संसद को ये शक्ति नहीं है कि जो चाहे वो संविधान में संशोधन कर सके, नहीं कर सकती।
तथा उन्होंने स्पष्ट किया कि 13(2) में जो प्रयुक्त विधि शब्द है उसमें सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित हैं, अगर चाहे तो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधि हो और चाहे हमारे संविधान संशोधन अनु 368 के तहत पारित कोई विधि हो, सब प्रकार की विधियों को उसके साथ इंक्लूड करता है 13(2). ठीक है, क्योंकि पहले में क्या कहता था सुप्रीम कोर्ट कि 13(2) में 368 के तहत विधि नहीं आती है, लेकिन अब क्या कहता है कि 13(2) के तहत चाहे 368 के तहत हो या किसी अन्य तरीके से पारित कोई विधि हो, सब उसके साथ इंक्लूड होगी। अतः संसद मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है इस पर, मतलब इस बात पर, ताकि आपको याद रखना है कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या फैसला दिया था। एक बार तो यह भी प्रश्न पूछा गया था कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जब फैसला आया तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपको याद रखना उस समय हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे श्री सुब्बा राव थे। ठीक है, अब जब ये फैसला दिया कि संसद किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो आप समझिए तत्कालीन समय में भारत की प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी है। अब इस फैसले के बाद में हमारी न्यायपालिका और हमारी कार्यपालिका व्यवस्था के मध्य एक प्रकार का संघर्ष का दौर शुरू होता है, दोनों में संघर्ष का दौर शुरू होता है। अब इंदिरा गांधी ने इस निर्णय को बदलने के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित करवाया। कौन सा? 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया। किस लिए? कि ये जो गोलकनाथ का जो फैसला दिया है इसको कैसे बदला जाए, इसको कैसे मतलब एक प्रकार से शून्य घोषित कर सके। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, संविधान में 13(4) यानी अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। ठीक है, और अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा गया है कि अनुच्छेद 13 की कोई बात या कोई भी उपबंध अनुच्छेद 368 के तहत किए जाने वाले संशोधनों पर लागू नहीं होगी। क्या लिखा है, मैं रिपीट कर रहा हूं 13(4) में, कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात न्यायिक पुनरावलोकन की हो या कोई भी हो, वो अगर 368 के तहत कोई संशोधन होता है तो उस पर लागू नहीं होगी, उस पर लागू नहीं होगी। ठीक है, और इसी संशोधन अधिनियम से 368 में भी जोड़ा गया जिसमें भी यही बात दोहराई उन्होंने। ठीक है, और साथ ही साथ 24वें संविधान संशोधन के अलावा उन्होंने 25वां संविधान संशोधन भी पारित किया गया, जो मैंने आपको बताया था कि 25वें संविधान संशोधन से 31C जोड़ा गया था, जिसमें उल्लेख था कि संसद अनुच्छेद 39B और C को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है कि हमारे समानता या स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंदिरा गांधी ने इस गोलकनाथ फैसले को बदलने के लिए ये काम किया। अब देखिए 24वें संविधान संशोधन को भी वापस चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आज तक इतिहास की सबसे बड़ी बेंच, आज तक के इतिहास, उसके बाद कभी इससे बड़ी बेंच नहीं बनी, 13 न्यायाधीशों की बेंच, 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी और उसमें 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया, और वो कहलाया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत इंपॉर्टेंट वाद है, फैसला है, आपको याद रखना है, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए वर्डिक्टों को और इनके फैसलों को नहीं समझते तब तक अपन अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या समझना है कि केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य 1973 में जो फैसला आया उसमें 24वें संविधान संशोधन को चैलेंज किया था, और उस 24वें संविधान संशोधन को वैध अवैध इसके बारे में अपना फैसला देने के लिए आज तक के हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। ठीक है, और उसमें जो फैसला दिया था वो 7:6 के बहुमत से निर्णय दिया था। ये फैसला आया था 24 अप्रैल 1973 और उसके मुख्याधीश तत्कालीन समय में थे जस्टिस सीकरी, और उसी दिन वो रिटायर भी होने वाले थे, अपने फैसले के दिन रिटायर भी होने वाले थे। ठीक है, अब इसमें क्या फैसला दिया, केशवानंद भारती वाले मामले में फैसला दिया कि 24वां संविधान संशोधन वैध है। ठीक है, संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक तो ठीक है। मामला कहाँ फंसता है, क्या बताया इन्होंने कि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है किंतु मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। वह संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे में न तो काट छांट कर सकती है न ही नष्ट कर सकती है। अब नई बात, और ये मूल ढांचा क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले वाली कक्षा में बताया था, तो आपको अब स्पष्ट होना चाहिए कि मूल ढांचा ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि हमारे संविधान का मूल ढांचा क्या है, आधारभूत ढांचा क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, उसको समझना था। अब ये
संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं। मतलब यूँ समझिए कि इस प्रकार से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, बहुत ही आश्चर्यजनक था कि संसद कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। समझिए आप कि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस मूल ढांचे से सहमत नहीं थी। ठीक है, तो फिर हमारे तत्कालीन समय में 1975 में जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने केशवानंद भारती का रिव्यू करने के लिए निवेदन किया, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एक बार पुनः इस फैसलों को आप रिव्यू कीजिए। और इस समय मुख्य न्यायाधीश थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, जो अपनी क्या कहते हैं वरिष्ठता को लांघकर बनाए थे इंदिरा गांधी ने, A.N. रे, चीफ जस्टिस A.N. रे थे। इन्होंने 13 न्यायाधीशों की पीठ गठित भी कर ली, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनको 2 दिन के बाद में इस पीठ को उन्होंने भंग कर दिया। ठीक है, अब इंदिरा गांधी इस मूल ढांचे से सहमत नहीं थी। वो बोले ये मूल ढांचा क्या चीज़ है, तो इसको फिर बदलने के लिए क्या किया, आज तक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन वो था 42वां संविधान संशोधन। अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उन्होंने 368(4) और 368(5) 2 और उपबंध जोड़े गए, 2 और आर्टिकल उसमें जोड़े गए थे, 365(4), 368(4) और 368(5). 368(4) में क्या जोड़ा कि संविधान संशोधन का कोई न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। देखिए कितना संघर्ष हो रहा है। संविधान संशोधन कुछ भी करेगी सरकार, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, और 368 में क्या जोड़ दिया, 368(5) में कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं होगी, नो रेस्ट्रिक्शन, किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं होगी। जो संसद को मन में आएगा ऐसा संशोधन कर सकती है। देखिए ताकत, देखिए एक प्रकार से समझने लायक बात है कि हमारे संविधान में भी इस प्रकार के उपबंध उन्होंने कर दिए इंदिरा गांधी भी, कि न तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा और न ही किसी प्रकार की संसद की जो शक्ति है उस पर लिमिट होगी, जितना चाहे इतना कर सकती है। अब देखिए एक तरफ वहाँ संशोधन हो गया, तो स्वाभाविक है कि हमारे देश के कुछ संविधान के विश्वास करने वाले और संविधान के रक्षक के तौर पर बिल्कुल चुनौती दी उस दोनों संशोधन को। तो ये जो चुनौती दी थी वो इस मामला था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, जो 1980 में उसका फैसला आया। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 और खंड 5 यानी 368(4) और 368(5) दोनों को अवैध घोषित कर दिया गया, बिल्कुल उनको खारिज कर दिया सिरे से, क्योंकि ये दोनों खंड संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति देकर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का विनाश करते थे। अर्थात हमारे जो संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है हमारी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, उसका विनाश करते थे, क्योंकि संसद को असीमित शक्ति नहीं दे सकते थे संशोधन की। आई बात समझ में? इसलिए आपसे कभी पूछा जाए कि मिनर्वा मिल्स फैसले में क्या था, तो आपको ये बताना है कि इसमें 368(4) और 5 को चैलेंज किया था। तो उन्होंने क्या किया, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही खंडों को अवैध घोषित कर दिया गया और ये जो न्यायिक पुनरीक्षण की या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का विनाश करते थे उसको समाप्त कर दिया। जबकि न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात या न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल है। ये किसने कहा? हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किस वाद में कहा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा कि हमारे देश में न्यायिक पुनरावलोकन हमारे संविधान का आधारभूत हिस्सा है, आधारभूत ढांचा है। ठीक है, इसको स्पष्ट किया। ठीक है, दूसरा ये भी कहा कि भारतीय संविधान की जो नींव है, बेस है, वो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के संतुलन पर रखी हुई है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ने बताया कि संसद जितना चाहे ऐसा संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। संसद को स्पष्ट होना चाहिए कि उसकी जो शक्ति है वो सीमित है, मन चाहे वैसे नहीं है। एक तो ये बात, और दूसरा उन्होंने बताया कि हमारे जो संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है। ठीक है, ये बात बताई उन्होंने मिनर्वा मिल्स में। 1981 में एक और फैसला आया था जिसका नाम था वामन राव बनाम भारत संघ। वामन राव बनाम भारत संघ। देखिए अब इसमें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती वाला मामला था। 24 अप्रैल 1973 के दिन ही केशवानंद भारती फैसला आया था। तो ये इसमें ये बताया इस फैसले में कि केशवानंद भारती से पहले किए गए संशोधन तो विधिमान्य माने जाएंगे,
किंतु इस तिथि के बाद में कोई भी अधिनियम अगर 9वीं अनुसूची में डाला जाता है तो उसका उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि 9वीं अनुसूची में कोई कानून डाला जाता है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। लेकिन वामन राव केस में क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस दिन केशवानंद भारती का फैसला आया, अर्थात 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी 9वीं अनुसूची में कानून डाले जाएंगे या उसमें स्थापित किए जाएंगे, उन सब का जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन हो सकेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ये फैसला लिया था वामन राव केस में। ठीक है। दूसरा, 1997 में एल चंद्र कुमार मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है। तो इस प्रकार से हमें ये 4-5 महत्वपूर्ण केस थे, इसको समझना हमारे लिए अति आवश्यक था, क्योंकि इनको बिना समझे हम हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को थोड़ा समझने में कठिनाई महसूस होती है। इसलिए पहले इनको समझा, अब हम एक एक करके हमारे संविधान के दिए गए महत्वपूर्ण जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। पहला अनुच्छेद है 14, क्योंकि 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो एक एक करके अपन देखेंगे। आर्टिकल 14 जिसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, 2 शब्द है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अर्थात भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 14 क्या कहता है? 14 ये स्पष्ट करता है कि भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी धर्म के हो, जाति के हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत, उच्च गरीब, किसी भी प्रकार की उसकी हैसियत हो, विधि के समक्ष बिल्कुल समानता है। विधि का प्रयोग होते समय यह बिल्कुल नहीं देखा जाएगा कि उसकी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक स्थिति है। ठीक है। किसी को भी कानून के समान संरक्षण से वंचित भी नहीं किया जाएगा। अब देखो, 2 बातें हैं, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अब ये कानून के समक्ष समानता, ये विधि के समक्ष समानता, ये हमने ब्रिटिश के संविधान से अपनाया और इसके द्वारा राज्य पर यह बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और एक समान लागू करेगा। देखो, राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। कोई भी कानून हो, उस कानून के तहत अगर वो उल्लंघन करता है या कानून के द्वारा उसके कल्याणकारी कार्यों के लिए बनाया जाता है तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, सबके लिए समान और एक समान लागू करेगा, किसी भी प्रकार की उसमें विविधता नहीं आने देगा। यह होता है कानून के समक्ष समानता। ठीक है। इसलिए हमारे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण विचार को चिंतक कहते हैं, उनका नाम था सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स कहते थे कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का समान व्यवहार एक सा होना चाहिए और उसी मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए हमारे संविधान में विधि के समक्ष समानता प्रदान की गई है। अगला है कानून का समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण ये हमने अमेरिकी संविधान से अपनाया है और इसका तात्पर्य होता है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है। मतलब जो विधि बनी हुई है उस विधि के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर होंगे, ये तो कहलाता है विधि के समक्ष समानता। और विधियों का समान संरक्षण यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, उसकी किसी प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक या किसी भी जाति वर्ग आधार पर उसको कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने साथ न्याय की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की समान संरक्षण प्राप्त करेगा, इसलिए उसको न्यायालय का समान संरक्षण प्राप्त होगा। यह कहलाता है विधियों का समान संरक्षण। इसलिए आपको इस बात को स्पष्ट समझना है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है।
ठीक है, ये बात इसमें स्पष्ट हुई है। इसलिए कह सकते हैं जो हमारी संवैधानिक जो इसमें भाषा लिखी हुई है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, राज्य के द्वारा वंचित नहीं किया जा सकेगा। ये इसमें स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है। यह है हमारा आर्टिकल 14। ठीक है, अगला है हमारा आर्टिकल 15। 15 एक विस्तृत आर्टिकल है जिसको अपन समझेंगे। देखिए, आर्टिकल जो 15 है वो विभिन्न प्रकार के जो धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनका प्रतिषेध करता है, उन भेदभाव को वर्जित करता है। तो देखिए, उसके अंदर अलग अलग उसके सब आर्टिकल हैं, यानी अनुच्छेद के अंदर और अनुच्छेद हैं। तो आप देखेंगे 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6), यानी इस आर्टिकल के अंदर 6 और उपबंध हैं जिसको हमें समझना अति अनिवार्य है। तो देखिए, एक एक करके समझ रहे हैं। पहला है आर्टिकल 15(1). यह स्पष्ट तौर से राज्य को आदेश है। 15(1) में राज्य को आदेश है। राज्य को क्या आदेश है संविधान के तहत? कि वह धर्म, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म, नस्ल, इसको मूल वंश भी कह सकते हैं, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य अपने जो अपने नागरिक हैं, जो अपने राज्य में नागरिक हैं, उनके साथ किसी को भी आधार, जो निम्न आधार बने बताए आपको कि धर्म हो गया, नस्ल हो गया, जाति हो गई, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया, इनके आधार पर वो कोई भेदभाव नहीं करेगा। अपने जो भी कल्याणकारी या जिस प्रकार के नियोजन होंगे, जो को भी उसके राज्य के द्वारा अपने प्रतिपादित कार्य होते हैं, उनमें किसी भी व्यक्ति पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कार्यक्रमों में कोई भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट तौर से राज्य के लिए आदेश है जो 15(1) में उल्लेख किया गया है। ठीक है, यह राज्य को था। 15(2) में राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों को भी आदेश दिया गया है। ध्यान रखना, 15(2) में राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति को भी आदेश है, जैसे हम, आप सभी लोग, कि कोई भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या है 15(2) में स्पष्ट उल्लेख किया। आपको समझना है कि राज्य के साथ साथ सभी व्यक्तियों को यह आदेश है कि कोई भी व्यक्ति अथवा कोई भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अर्थात जो भी दुकानें होती हैं, उन दुकानों के आधार पर ये नहीं कहेंगे आप तो उस जाति से हो, उस धर्म से हो, या उस वंश से हो, या उस नस्ल से हो, मैं आपको ये सामान नहीं दे सकता। ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि दुकान एक सभी लोगों के लिए होती है, सार्वजनिक होती है, और उस जगह इस प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। निजी व्यक्ति भी है, अर्थात हम जो नागरिक हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को किसी जाति, धर्म के आधार पर हम उसको प्रताड़ित करें या उसको कोई सामान देने से मना कर दें। ठीक है, सार्वजनिक भोजनालय, किसी भी होटल में जाके किसी को भी इस प्रकार से आप नहीं कह सकते कि नहीं आप जाति विशेष से आपको भोजन नहीं खिला सकते, नहीं, बिल्कुल खिलाना होगा उसको। ठीक है, तो इसमें इस 15(2) में स्पष्ट किया है कि दुकान हो, सार्वजनिक भोजनालय हो, होटल हो, सार्वजनिक मनोरंजन के जैसे देखते हैं अपन, ये थिएटर देखते हैं या फिर मल्टीप्लेक्स देखते हैं, या कोई शॉपिंग मॉल हो, या और भी जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, सभी के लिए समान दृष्टि से उस पर प्रवेश होगा। ठीक है, इसके अलावा उसमें और ये भी बात बताया गया है कि राज्य के द्वारा जो पोषित कुएं, यानी राज्य के द्वारा जो फंड दिया जाता है, और उस फंड से कोई कुआं है गांव में या शहर में या तालाब है, तो उन कुओं और तालाबों में अगर राज्य द्वारा पोषित है तो जनता के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब आप देखेंगे कि किसी जगह पर, किसी गांव में अगर कोई कुआं है या सार्वजनिक तालाब है या सार्वजनिक कुआं है, वहाँ पर कोई जाति विशेष के लोग उस पर कब्जा कर लेंगे, नहीं इस जाति के लोगों को हम पानी नहीं पिलाने देंगे, पानी नहीं लेने देंगे, ये गलत होगा। ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, क्योंकि राज्य किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता। तो इसलिए जितने भी राज्य द्वारा पोषित कुएं, तालाब हैं, वो जनता के प्रयोग से वंचित नहीं किए जाएंगे। यह उल्लेख किया गया है 15(2) में। इसलिए आपको ध्यान रखना कि 15(2) का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को दूर करना है।
आई बात समझ में? यह स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है 15(2) में। अब देखिए मूल संविधान में ये लिखा हुआ था, फिर धीरे धीरे कुछ उसमें और भी आर्टिकल जुड़ते गए, उसमें अपवाद जुड़ते गए। तो देखिए जो हमारा 15(3) है, ये एक प्रकार से 15(1) और 15(2) का अपवाद है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है तो इससे भेदभाव नहीं कहा जा सकता। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 15(3) में क्या लिखा हुआ है कि अगर राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है तो इससे भेदभाव नहीं कहा जा सकता। आप देखिए हमारे समाज के जो कमज़ोर तबका है, या जो आप कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, इनके लिए अगर कोई विशेष प्रावधान करता है, हमारी सरकार कुछ ऐसे विशेष प्रावधान करता है उनके कल्याण के लिए, तो आप इस आधार पर यह नहीं कह सकते कि नहीं, ये तो आप एक तरफ तो कह रहे हो कि 15(1) और 2 में तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। तो फिर आप यहाँ 15(3) में क्या कह रहे हो कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं, तो ये तो एक प्रकार अपवाद हुआ, उसके विपरीत हुआ। लेकिन स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अपवाद है, फिर भी ये जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को एक लंबे समय से एक वंचित वर्ग के रूप में शामिल है। उनको, महिलाओं को जितना पुरुषों को अधिकार मिल रहे हैं, हक मिलता है, इतना महिलाओं को नहीं मिलता था। और छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि जहाँ गरीबी, अशिक्षा, समस्या जैसी चुनौतियाँ होती हैं, तो वहाँ बच्चों के जो मौलिक अधिकार है उनका भी उल्लंघन होता है। तो जरूरी था सरकार को कमज़ोर वर्गों को या जो वंचित वर्ग है उनको ऊपर लाने के लिए, मुख्य धारा में यानी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसे प्रावधान जरूरी थे। तो इसमें ये कहा है कि अगर ऐसा कोई सरकार कार्य करती है तो उसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये स्पष्ट तौर से 15(3) में लिखा हुआ है। अब 15(4) में देखिए आप, 15(4) में लिखा हुआ है, और ये जो 15(4) जोड़ा गया था ना, ये हमारे संविधान के प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था ना 1951 में, उसके तहत जोड़ा गया था। उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, ध्यान रखना, राज्य के अंतर्गत जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, शिक्षा की दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जैसे ST SC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जुड़े हुए पिछड़े हुए वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगा। ठीक है, और ये जो विशेष प्रावधान होंगे, ये प्रावधान अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो उनके लिए कुछ ऐसे आरक्षण जैसी कुछ व्यवस्था कर सकता है। ये प्रावधान 15(4) में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? ध्यान रखना, यहाँ पे आर्थिक की बात नहीं है और धार्मिक की बात नहीं है, केवल दो पक्ष की बात हुई है, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग। यहाँ ST SC अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये आर्टिकल 15(4) में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 15(5) में किसका उल्लेख है? 15(5) में इस 15(4) को यूटिलाइज मतलब एक प्रकार से किया है। क्या है कि राज्य मतलब वही आप अनुच्छेद 12 में आपको बताया था ना, वही बात है कि हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार कि राज्य अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वे सहायता प्राप्त हो या नहीं, SC ST OBC के अभ्यर्थियों को प्रवेश में आरक्षण दे सकता है। स्पष्ट तौर से समझना इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही नहीं हमारे आम जीवन में भी इनका बहुत बड़ी भूमिका रहती है, बहुत समझना जरूरी है। 15(5) क्या कहता है कि हमारे संविधान के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग है, माइनॉरिटीज क्लास है, उनकी शिक्षा संस्थाओं को छोड़कर शेष जो भी, चाहे वो सरकारी है चाहे वो निजी शिक्षण संस्थान, बस अल्पसंख्यक वर्ग की वो नहीं होनी चाहिए, माइनॉरिटीज क्लास की वो संस्था नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनॉरिटीज क्लास की संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त करते हो चाहे नहीं, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार से, वहां पर क्या होगा, SC अनुसूचित जाति जनजाति OBC के अभ्यर्थियों के लिए दाखिले में अर्थात प्रवेश में आरक्षण दिया जा सकता है। इसे संविधान के 93वें संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया था, इस उपबंध को 15(5) को। स्पष्ट हुआ क्या है? प्रवेश में, एडमिशन में रिजर्वेशन का उल्लेख किया गया 15(5) में।
ध्यान रखना है, अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर शेष जितनी भी चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, वहाँ पर ST SC OBC के वर्ग को वहाँ पर अभ्यर्थियों को प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। एडमिशन में आप चाहे यूनिवर्सिटीज़ में लो, किसी कॉलेज में लो, या किसी भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट में लो, आप कहीं पर भी आपको अपनी जो प्रवेश के लिए आरक्षण मिलेगा आपको। ये है 15/5 में। अभी नया लेटेस्ट और जुड़ा 15/6 56। आपको पता होगा गत वर्ष हमारी सरकार ने एक संशोधन किया था, 103वां संविधान संशोधन। इकोनॉमिक दृष्टि से मतलब आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से जुड़े हुए वर्गों के लोगों के लिए उसमें कुछ उपबंध किए हैं। तो 15/6 में 2 वर्ग हैं, A और B। 15/6A में उल्लेख किया गया है कि राज्य जो 15/4 और 5 में यानी उपबंध 4 और 5 में वर्णित वर्गों के अलावा मतलब कह सकते हैं कि ST SC और OBC के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकता है। जो 15/4 की भाषा है वो 15/6A की भाषा है। क्या लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकेगा, ठीक है। और 15/6B में क्या लिखा है कि इसके अनुसार ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा प्रवेश में। बात स्पष्ट हुई। जो बातें हमने 15/4-5 में समझी है उसका 15/6 में उल्लेख किया है। देखो हमारी सरकार ने, आपको पता होगा कि 103वां संविधान संशोधन हुआ था और जो हमारे सामान्य वर्ग जनरल क्लास के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया था और वो प्रावधान था 10% आरक्षण, यानी उनको नौकरियों में और सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण दिया था 10%। तो 15/6 क्या कहता है, 15/6 में 2 सेक्शन है A और B। A में ये है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकेंगे और B में उल्लेख किया गया है कि ऐसे वर्गों के लोगों को या विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा, 10% प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। बात नौकरियों की नहीं कर रहा हूँ, प्रवेश में एडमिशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा 10%। ये है हमारा आर्टिकल 15 जिसको हमने समझा। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ, समझ लीजिए। 15(1) में है राज्य को आदेश है कि राज्य किसी भी मतलब धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान का भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में राज्य के साथ साथ हम सभी निजी व्यक्तियों को भी आदेश है कि कोई भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन या राज्य द्वारा पोषित कुओं, तालाबों में जनता के प्रयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है और 15(4) में जो राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनकी उन्नति के लिए कुछ प्रावधान राज्य कर सकेगा। और 15(5) में शिक्षा जो अल्पसंख्यक संस्थाओं की जो शिक्षा संस्था हैं उनको छोड़कर शेष चाहे वो सरकारी हो या निजी हो उसमें ST SC OBC को आरक्षण दिया जाएगा प्रवेश में। और 15(6) जो 103वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अर्थात आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए हमारे विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान करता है 15(6). तो इस प्रकार से आज हमने देखा हमारे संविधान के समानता के अधिकार के 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 जिसमें विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उनको बिल्कुल प्रतिषेध करने का उल्लेख किया।